राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं तो स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस फॉर टाइम परफेक्ट सर में। तो आपको जैसे कि पता है कि अभी तक हम लोग अपने 4 चैप्टर बायोलॉजी के खत्म कर चुके हैं, है ना। तो अब मैं आपके लिए सबसे क्रूशियल, मतलब जो सरप्राइज आने वाला था वो आ चुका है। सबसे क्रूशियल बायोलॉजी का चैप्टर जो था आपका MBI, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अब मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। देखो, मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया, शुरू जल्दी करवा देना चाहिए था, पेपर आने वाले हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। लेकिन अब जब शुरू कर रहे हैं तो लो प्रभु का नाम और शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है, मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है द DNA। ठीक है। द DNA। देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे पहले मतलब समझ लो। इनहेरिटेंस का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बता दिया था, इससे पहले चैप्टर 4 में, कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन जाती है वो कैसे जाती है, वही इनहेरिटेंस होता है। तो इस बार हम जानेंगे कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे जाती है। क्रोमोसोमल लेवल पे तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे वो कैसे जाती है। और हमें पता ही है कि डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो हम सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑल दैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जैसे डीएनए एक जीन से दूसरी जनरेशन जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये पता कैसे चला और क्यों पता करने की जरूरत पड़ी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है आरएनए वर्ड। आरएनए के बारे में जानेंगे। देखो, जहां डीएनए वहां आरएनए जरूर होगा। ठीक है। क्योंकि जो इसमें आपका ना एक मतलब लाइन है। लाइन क्या मतलब, इस चैप्टर का पूरा सार समझ लो, है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा जिसके बारे में मैं बार बार कहता रहूंगा। ठीक है। आप इस चैप्टर में मेरे मुंह से बहुत बार ये सुनोगे। तो सेंट्रल डॉगमा है क्या? आपको पता है कि डीएनए को अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना है। ठीक है। प्रोटीन बनाना है। तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है और उसके बाद बनता है आरएनए। ठीक है। तो और उसके बाद बनता है प्रोटीन। तो यही है सेंट्रल डॉगमा। अब इन स्टेप्स को क्या कहते हैं, इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, वही हम इसमें जानेंगे। तो आरएनए वर्ल्ड में तो हम आरएनए के बारे में थोड़ी सी बात जानेंगे, बस खत्म। उसके बाद रेप्लिकेशन। देखो, मैंने अभी आपको बताया डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। ठीक है। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, वही हम इसमें जानेंगे, रेप्लिकेशन कैसे बनाता है, कब बनाता है एंड ऑल दैट। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कोड, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब इंफॉर्मेशन जाती है तो वो किन चीजों से जाती है, कुछ कोड होते हैं ना, कि ये कोड है इसका, ये कोड है इसका, है। उसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है अल्टीमेटली प्रोटीन का बनना फ्रॉम द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ठीक है। आरएनए बनाता है प्रोटीन, तो वही हम जानेंगे ट्रांसलेशन में, कि कौन सा आरएनए बनाता है, कैसे बनाता है। ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि एक जीन एक्सप्रेस कैसे होती है वो जानेंगे। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक आपके सवाल ट्रांसक्रिप्शन से बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। ट्रांसलेशन से आते हैं। ठीक है। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत। ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर जो पढ़ा दिए हैं वो तो कुछ भी नहीं थे, ये मान लो। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें से कम आपके कितने, नीट में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40 मार्क्स तक। तो सोच लो कितना बड़ा है। सीबीएसई में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को, इस लेक्चर को, इस चैप्टर को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है। अभी तक जो भी हो गया हो गया। और मुझे पता है कि चैप्टर 4 का जो मेरा लास्ट का वो था टॉपिक, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई, लिंकेज एंड रिकॉग्निशन, वो इतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि उसमें से बहुत सारी वीडियो डिलीटेड थी। वो क्या है ना, हम अपनी वीडियोस भेजते हैं आदित्य सर को, तो वही डालते हैं। अब उनके पास बायो तो है नहीं, उनके पास जो आता है वो डाल देते हैं। वीडियो डिलीट कर दी। तो बने रहो इस वीडियो से, इसमें मैं कुछ भी डिलीट नहीं होने दूंगा। आदित्य सर की वाट लगा दूंगा अगर उन्होंने कुछ डिलीट किया तो आइए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज द डीएनए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई है, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए मतलब ये सब आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब हम डीएनए के आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। बुक में हर इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन वही है, थोड़ा आगे पीछे करके दे रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सीरीज वाइज हम चले। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएनए होता क्या है। ठीक है। इसमें
डीएनए को जानने से पहले मतलब एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि डीएनए किसने सबसे पहले देखा था। देखो डीएनए सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने देखा था। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर नाम याद रखना है। जो जो साइंटिस्ट आते जाएंगे आपको एक अलग शीट बना लो, उसमें साइंटिस्ट ऊपर लिखो साइंटिस्ट, सबसे पहले चैप्टर लिख लो, ऊपर लिखो साइंटिस्ट, बगल में लिखो एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट लिखो फ्रेडरिक मिस्चर, टाइम लिखो 1869। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आउल सेल लिया था, आउल सेल लिया था और उसके न्यूक्लियस पे स्टडी करी थी। ठीक है, एक उल्लू का सेल लिया था और उसके न्यूक्लियस पे स्टडी करी थी, और उस स्ट्रक्चर को फिर उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था। जिस स्टडी करने के बाद जो इन्हें स्ट्रक्चर मिला उसको इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद अल्टमैन आते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्टमैन आते हैं जो कि उस न्यूक्लियन के केमिकल स्ट्रक्चर को, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर को बताते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है, उस पर स्टडी करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद वो पाते हैं कि इस न्यूक्लियन के अंदर एसिड है। ये न्यूक्लियन तो एसिडिक है। ठीक है, ये न्यूक्लियन एसिडिक है और इसका नाम वो रखते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अगर इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बात हो गई। किसने ढूंढा था? फ्रेडरिक मिस्चर ने इन 1869। कैसे ढूंढा था? आउल सेल लिया था, उस पर स्टडी करी थी और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया था न्यूक्लियन। फिर उस न्यूक्लियन पे स्टडी करी थी अल्टमैन ने, और उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये न्यूक्लियन तो एसिडिक है, और इसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, मैं हर चीज कोशिश करूंगा कि 2 से 3 बार रिपीट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कि कैसे कैसे हमें डीएनए स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, पहले डीएनए स्ट्रक्चर किसने ढूंढा था। अब डीएनए होता क्या है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, साथ ही साथ आप लिखते भी जाओगे, पॉज करो वीडियो और लिखो। ठीक है, अब डीएनए होता क्या है, डीएनए होता क्या है, देखो अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें तो कहा गया है कि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे एक चेन में। पॉलीमर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे वो लगे हुए हैं। ठीक है, पॉलीमर एक तरह से फैब्रिक होता है। अगर मैं आपको माला की तरह लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब आप पूछोगे यार ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ठीक है, अब आप पूछोगे कि यार ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो सबसे पहले यही चीज समझ लो कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो न्यूक्लियोटाइड अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा ठीक से समझ में आएगा, लेकिन मैं पहले भी बता देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक शुगर होती है प्लस बेस होता है प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्या क्या होगा? शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये आप स्ट्रक्चर में अच्छे से समझ जाओगे। बाकी इसलिए मैंने ये बता दी क्योंकि ये 11th में भी बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत था। एक और चीज होती है, एक और चीज होती है न्यूक्लियोसाइड। अब ये क्या होता है? देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका। अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि जो न्यूक्लियोटाइड है टी है। ठीक है, टी फॉस्फेट, फॉस्फेट में भी टी और इसमें भी टी। थोड़ा इलॉजिकल लॉजिक है लेकिन समझ लो। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, शुगर और बेस तो दोनों में होगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी होगा और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई कि डीएनए क्या है।
डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब अगर छोटी मोटी और बातें कही जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए लार्जर बायोमोलिक्यूल है इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। दिख रहा है आप सबको? ग्रीन कलर थोड़ा मुझे लाइट लग रहा है, तो दिख तो रहा है ना? अच्छा, वहां जहां मैंने ये शुगर लिख रखा है वहां शुगर लिखा है, ठीक है। थोड़ा लाइट की वजह से, ये रिंग लाइट है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो वहां पे मैंने क्या लिखा है? वहां पे शुगर लिखा हुआ है, ठीक है, शुगर है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, अब देखो। हाँ, ये भी हटाऊं क्या? थोड़ा इसको पीछे कर दूं मैं? चलो बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो, इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसे मैंने ऐसे बॉक्स में लिख दिया ताकि आपको आसानी हो सके, ठीक है। बुक में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर बताएं या फिर बेस पेयर। अब बेस पेयर क्या होता है? बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट ही होता है। जब न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे बन जाते हैं तो वही बेस पेयर बन जाते हैं, यानी कि बेसिस के पेयर में, यार पेयर्स में होता है ना बेस। अभी आप आगे स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला है 5174 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। 5174 बैक्टीरियोफाज। इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 5386 बेसिस है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। लैम्डाफाज क्या है? 48502 बेस पेयर। ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई के बारे में अभी हम इस चैप्टर में और ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। जिसके है 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। और उसके बाद आते हैं ह्यूमन, जिनके है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, ठीक है। तो ये कुछ बेस पेयर है जो आपको याद रखने हैं, और चार ही है यार, याद कर लो, ठीक है। अब सीधा बढ़ते हैं टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर डीएनए। इसको ध्यान से सुनेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में मैं आपको अच्छे से डीएनए का स्ट्रक्चर ही समझा दूं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। वो मिट गया ना? देखो, डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अभी ठीक मैंने है। अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, इफ इट इज एन न्यूक्लियोटाइड, तो ये किन तीन चीजों से मिलकर बनना चाहिए? अब तो मैंने तीन भी बता दिया, किन किन चीजों से मिलकर बनना चाहिए। तो इसके पास तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहला सबसे पहला शुगर। दूसरा दूसरा बेस। और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत और इनके बारे में। देखो, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। देखो, शुगर, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो 11th में, मेरे जैसी हरकत ना करियो ना पढ़ने की, तो आपको पता होगा कि शुगर जो आपकी इसमें होती है वो पेंटोस शुगर होती है, ठीक है। पेंटोस शुगर होती है दोनों में, डीएनए आरएनए में। देखो, इसके केस में कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। और आरएनए के केस में कौन सी होती है? राइबोस। ये सबको पता है, ठीक है। बेस, बेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन कैसा होता है? प्यूरिन डबल डबल स्ट्रक्चर्ड होता है। और पिरिमिडिन क्या होता है? ये वन स्ट्रक्चर्ड होता है। ये अभी आपको आगे जो आएगा, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर इन सब में आएगा, उसमें आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। प्यूरिन में कौन कौन से वो आते हैं, बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि प्यूरिन में, मतलब दे देंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, किस बेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्यूरिन में आपका आता है एडिनाइन और ग्वानाइन,
या ग्वानीन या एडिनिन ऐसे ही बोलते हैं लोग। देखो प्योर लीन, लीन है, इनके पीछे भी लीन है, याद रखना, या ऐसे याद मत रखना। एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो pyrimidine में क्या क्या आता है, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है, याद आपको ऐसे करना है, यहाँ पे भी वाई है, इन दोनों में भी वाई है, ठीक है। और यूरेसिल के लिए वो तो एक याद ही कर लो यार, ठीक है। थाइमीन और साइटोसिन दोनों में वाई है, और पिरामिडीन में भी वाई है। पिरामिडीन कैसा है, पिरामिडीन डबल स्ट्रक्चर होता है, और ये डबल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको हेलिकल स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप का जल्दी से मुझे डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी। अब आप क्या ही दिखाओगे, मैं बना देता हूँ। देखो POH, डबल OH, ऐसा होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेट ग्रुप आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप OH 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 और O, ठीक है, ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, ठीक। सबसे पहले हम पेंटोस शुगर लेंगे, पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर। OH यहाँ मान लो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, इस पर O, ठीक है, OH 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 ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मान ली बात। अब इसके वन, जो 1 डैश होता है उससे आपके जुड़े होते हैं बेस, उससे आपका जुड़ा होता है बेस, ठीक है। और ये बेस क्या बनाता है, इस बॉन्डेज को हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्डेज को क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, क्योंकि इसके पास क्या है, शुगर और बेस है। हमें से क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड, तो उसके लिए हमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना होगा। अब फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ता है वो ध्यान से सीखना। देखो फॉस्फेट ग्रुप आपके 5 डैश से जुड़ेगा, ये O है, OH है, यहाँ पे OH है। अब ये जुड़ेगा आपके फॉस्फेट ग्रुप के नीचे वाले OH से, ठीक है। OH से OH जुड़ेगा, क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, ठीक है, यानी कि पानी का लॉस होगा, ठीक है, पानी का लॉस होगा। और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा CH2, ठीक है, CH2 बचेगा, यानी कि कार्बन और फिर HH, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा, POH डबल बॉन्ड O, और इसको दो के लिए हटा दूंगा, ठीक है, ये तो लिख लिया होगा, ठीक है। और ये OH। क्या किसी को इतने में दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द, किसी को भी कोई परेशानी हो रही हो तो है, यहाँ पे और रह जाएगा, हाँ सही कहा, ठीक है, किसी को परेशानी हो रही हो। देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमारे पास पेंटोस शुगर थी, ठीक है, उसका OH था, इसका भी OH था, OH OH H2O बना देगा, एक O बचेगा, O रह गया, और ये CH2, ठीक है, H2O बना दिया ना, अलग हो गया, ठीक है। अब C था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया, कार्बन के एक ऊपर हाइड्रोजन आ जाता है, एक नीचे, मैंने इसको CH2 लिख दिया सीधा, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप इससे जुड़ा है, इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या होता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है, और न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये आपका किस पे जुड़ा था, 5 डैश पे, ठीक है। अब यहाँ पे OH होता है, पता है आपको, पता है आपको। अब यहाँ पे OH होता है, 3 डैश पे क्या होता है, जो आपका 3 डैश होता है ना, उसमें आपका फिर से एक और जो ये है, ठीक है, 3 डैश पे क्या होता है, आपका फिर से एक और जो फॉस्फेट ग्रुप ऊपर है, ठीक है, आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ के OH से यहाँ पे एक और पेंटोस शुगर होगी, यहाँ पे एक और पेंटोस शुगर होगी। अब यहाँ का जो 3 डैश है ना, वो इससे जुड़ जाएगा, और फिर से H2O बनाएगा, H2O हट जाएगा, फिर वही 5 डैश पे यहाँ पे आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जुड़ रहा होगा, और यहाँ पे आपका 5 डैश से फिर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा होगा, और ऐसे आपके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जाएगी, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ये लिखो, मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनना, फिर से बात होता क्या है। मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास पेंटोस शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस की, यानी कि डीऑक्सीराइबोस यानी कि OH वाली, ठीक है। इसका 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश,
ठीक है, इसके 1 डैश से आपका एक बेस जुड़ता है। ठीक है, एक बेस जुड़ता है और इस बेस के जुड़ने के बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब वो बेस कोई सा भी हो सकता है, प्यूरिन pyrimidine वो कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो इसका 5 डैश होता है, 5 डैश होता है, इधर OH है और अभी ये न्यूक्लियोसाइड है, हमें से न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो उससे क्या करेंगे, जो 5 डैश होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, इससे ये जोड़ते हैं। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, H2O बन जाता है। तो ये सीधा क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका एक हो रह जाता है और यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर मैं इधर लिख दूं तो CH2, ठीक है, H2O बन जाता है। ठीक है, H2O, तो आपका हो गया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया 5वें डैश से, तो CH2O एंड देन द सीरीज कंटिन्यूस। अब अगर हमें और पेंट वो जोड़ने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो OH है, अब मान लो, अब मान लो ये यहां से देख लियो ना, नीचे से समझा देता हूं। मान लो ये एक और वो था, ठीक है, इधर बेस, ठीक है, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, ये 1 डैश, ये 2 डैश। अब इसके 5 डैश से फिर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, फिर से कौन जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। इस बार मैं सीधा सीधा नेमिंग कर रहा हूँ, सीधा सीधा नेमिंग कर रहा हूँ। अब ये OH क्या करेगा, ये OH अब 3 डैश से जुड़ेगा। अब ये OH क्या करेगा, 3 डैश से जुड़ेगा और फिर से वाटर का लॉस करेगा, फिर से वाटर का लॉस करेगा, वही CH2 बना लेगा। और ऐसे आपका क्या होता है, बहुत लंबी चेन बनती जाती है। देखो होता क्या है, 1 डैश पे कौन लगेगा, बेस लगेगा, 3 डैश पे क्या लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, वो भी नीचे से जुड़ना स्टार्ट करेगा। 5 डैश पे भी आपका फॉस्फेट ग्रुप लगता है, लेकिन चेन बनाने के लिए ऐसे ऐसे आपकी चेन ऐसे 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 बनती जाती है। बुक में अगर देखा जाए तो बुक में आपकी सीधी ऐसे चेन बनाई है और उसको बड़े ही टफली समझाया गया है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने ऐसे यूज किया है। ठीक है, दूसरी बात कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, या फिर मैंने आपको क्या बताया, ये जो बॉन्ड है, ये, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको हम हमेशा 3 डैश से 5 डैश की तरफ लेते हैं, यानी कि 3 डैश से 5 डैश की तरफ मानते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी एग्जाम में कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां से लिया जाता है, तो 3 डैश टू 5 डैश, कभी भी आपसे 5 डैश से 3 डैश से नहीं लिया जाता है। ठीक है, 3 टू 5 ही जाते हैं। अब देखो कुछ मेन क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ जाते हैं, जैसे आप मान लो कि एक एक आपके पास पेंटोज शुगर है, ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसमें बनेंगे। ठीक है, तो एक में तो आपको पता है, एक में कितने बनेंगे, एक में तो एक ही बनेगा ना, है ना। या फिर ऐसे क्वेश्चन ले लो, आपके पास 5 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, 5 न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, याद रखना। ठीक है, आपको इसका नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करना है। देखो 5 है, अगर मैं गोले बना के करूं 1 2 3 4 5, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये है। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, जो शुगर से शुगर को जोड़ता है, शुगर से शुगर को जोड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप को उसमें जोड़ता है साथ में। तो 1 2 3 4, कितने हो गए मेरे पास, 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे जोड़ोगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हर एक के साथ एक एक होता है, हर एक के साथ एक एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये याद रखना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने रहेंगे, जितना नंबर रहता है उतना ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो 5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें आपके होंगे, कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, 4। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर हम और बात करें, और बात करें, तो आपकी बुक में थोड़ा सा आरएनए के बारे में बता रखा है कि आरएनए में OH की जगह जो आपका होता है वो H होता है। ठीक है, OH की जगह पे H होता है, सॉरी, तो उसमें बताया गया कि OH की जगह पे आपका एक और OH, मतलब आरएनए में दूसरा मामला होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आरएनए वर्ल्ड में ज्यादा ठीक से समझाऊंगा। ठीक है, ये बताया गया है। और एक और बात, आरएनए में जैसे आपका बेस जो होते हैं, मैंने आपको 3 बताए थे पिरामिडीन वाले, उसमें क्या होता है कि आपका जो थाइमीन की जगह यूरेसिल लग जाता है।
थाइमीन की जगह यूरेसिल लग जाता है। वो सारी बातें आपको बाद में समझाऊंगा, बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है यार, डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के बारे में ही ध्यान दो, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से बना है? शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए भी किन किन चीजों से बनेगा? शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर कौन सी? पेंटोस शुगर, और जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर हम लेंगे, ठीक है। होता क्या है? सबसे पहले हम एक कार्बन लेते हैं, मतलब पेंटोस कार्बन लेते हैं, उसमें जो 1' होता है उससे हमारा बेस लगता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो हमारा 5' होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ठीक है, उससे फॉस्फेट ग्रुप लगता है। और उसी के साथ वो ऊपर जाता रहता है और नीचे से भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में थोड़ी बहुत बातें और कही गई है कि इसको किसने देखा था, क्या स्ट्रक्चर था। तो ये तो मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया, अब मैं आपको थोड़ी थ्योरी भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये समझ में आ रहा है? ये हमारा डीएनए है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग एम्स का निशान बना देते हैं, ये लो, ये गलत है। ये क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा। देखो, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था उन्होंने? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब एक ऐसे जा रहे हैं, ऐसे सांप की तरह। ये देखो, ये दोनों साथ जा रहे हैं। अगर आपको कभी भी डीएनए बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे, कैसे? एक, और ऐसे ही दो, ऐसे जा रहे हैं, ना कि ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं जा रहे हैं, चोटी नहीं है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? डीएनए, फॉस्फेट होगा, शुगर होगा और बेस होगा। जो आपके बेसिस होते हैं वो ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और कितने बेसिस होते हैं एक टर्म में? 10 बेसिस होते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है कुछ, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम, कहीं ये लिखा है, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर की होती है। अब जेम्स फॉर्सन और फ्रांसिस क्रिक ने भी अपने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो किसी के कहने पे दिया था। इनसे पहले भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकाल दी थी, जैसे हमारे इरविन चारगाफ जी। इन्होंने क्या करा था? इरविन चारगाफ ने बोला था कि आपके जो बेसिस हैं, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जो आपका नंबर ऑफ प्यूरिन होता है, जो आपका नंबर ऑफ प्यूरिन होता है वो आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ पिरिमिडीन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यानी कि आपका जो प्यूरिन कौन कौन से थे? एडिनाइन और ग्वानाइन। और आपके पिरिमिडीन कौन से थे? अभी सिर्फ हम दो लेंगे, आरएनए वाला नहीं लेंगे। आरएनए में होता है यूरेसिल, ये याद रखना, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? टी एंड सी। तो ये दोनों इक्वल होंगे, और जब हम इनका इक्विवेलेंट मतलब इक्वल इन्हें रखेंगे ऐसे, तो इनका इक्वल 1 के बराबर आना चाहिए। ये चरगाफ ने बोला था, ठीक है। ये चरगाफ ने बोला था, ठीक है, ये बोला था। एक और इन्होंने बोली थी कि बेस पेयरिंग रूल, यानी कि आपका जो ए होता है उसके सामने आपका टी ही लगना चाहिए, ठीक है, और जो आपका जी होता है उसके सामने आपका सी लगना चाहिए। समझ रहे हो कुछ? यानी कि आपको दिख रहा होगा कि एडिनाइन के सामने थाइमाइन लगता है, यानी कि प्यूरीन के सामने पिरिमिडीन लग रहा है। यहाँ पे भी प्यूरीन के सामने पिरिमिडीन लग रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका प्यूरीन के सामने प्यूरीन लग जाए, पिरिमिडीन के सामने पिरिमिडीन लग जाए। उससे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं इंसान में, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। क्यों? देखो, दोनों की अलग वो होगी, हेलिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है अगर दोनों अलग अलग हो। तो ये सब बातें तो इरविन चारगाफ ने बोल ही दी थी। यानी कि जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। एक और बात, ये शुरू किससे होता है? यहाँ पे 5' 3' है, तो यहाँ नीचे क्या होगा? 3' 5'। अरे सीधा करके देख लो ना, इसको सीधा करा, सीधा कर लो, सीधा कर लो। 5' से 3' तक जाएगा, यानी कि 5' पे आपका कौन जुड़ा होगा? फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ से आपका फॉस्फेट ग्रुप का ऊपर का OH जुड़ा होगा। यहाँ पे आपका 3' 5' यानी कि 5' के सामने 3' होगा और 3' के सामने 5' होगा, ठीक है। ये सारी बातें वॉटसन जी कह के चले गए थे, सॉरी, चरगाफ जी कह के चले गए थे। अच्छा,
अब मैंने यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम लिखा है, एक और साइंटिस्ट का नाम किनका लिखा है, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस का। फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो आपको ये चीजें बताई थी ना, 10 लेयर बेसिस होते हैं एक टन में, 3.4 नैनोमीटर की वो होती है, ये सब आपको बताया था फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। तो अब बताओ, किसी के लिए जब इतनी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है तो उसके लिए कितना ही डिफिकल्ट होगा स्ट्रक्चर बनाना। तो उन्होंने फिर भी, थोड़ा बहुत तो होता ही है यार, तो उन्होंने फिर भी एक स्ट्रक्चर ऐसा हमें बना के दिया। तो स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए कि किसने दिया, तो आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर दिया था आपको वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके बेसिस पे दिया था, तो आप बोलोगे फिर कि ऑन द बेसिस ऑफ एरविन चारगास एंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। कुछ फिर सैलिएंट फीचर्स आपके हैं इसमें, यानी कि फीचर्स क्या होने चाहिए डीएनए स्ट्रैंड के। ठीक है। सबसे पहला फीचर तो यही होना चाहिए कि जो आपके बैकबोन है, यानी कि जो आपके पीछे का हिस्सा है, वो शुगर और फॉस्फेट का बना होना चाहिए, यानी कि शुगर और फॉस्फेट। देख लो ना यार, खुद ही देख लो, डबल हेलिकल ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। 5 डैश यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, 3 डैश के सामने, 3 डैश यहाँ है। अगर इसको नीचे को रखेंगे, नीचे को रखेंगे तो 5 डैश 3 डैश यहाँ पे शुगर, सॉरी बेस। ठीक है। तो बेस आपका शुगर और जो आपका फॉस्फेट है, शुगर और फॉस्फेट है, वो आपका क्या बनाना चाहिए, शुगर और फॉस्फेट को क्या बनाना चाहिए आपका बैकबोन। और जो आपका बेस है वो आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, प्रोजेक्टेड इनसाइड, ये देख लो। और कितने बेस होते हैं, 10 बेसिस होते हैं, ये याद रखना। ठीक है। 10 बेस होते हैं। ठीक है। अब ये भी आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है। ठीक है। तो दो बेस पेयर के बीच में 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होता है, जिसे हम 3.4 न्यूटन मीटर कहते हैं, दो बेस पेयर के बीच में। यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना है, ये तो विड्थ है, विड्थ आपकी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, सॉरी गलती हो गई। ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना है, 3.4 नैनोमीटर, अगर हम नैनोमीटर में जाए, वरना फिर 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। और और आपके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या कहे गए हैं। तो यही कुछ सैलिएंट फीचर्स है, कौन कौन से, देखो दोनों को स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 5 डैश के सामने 3 डैश लगेगा, 3 डैश के सामने 5 डैश लगेगा। दूसरी चीज की एडिनाइन के सामने थाइमाइन, सॉरी प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन लगेगा, पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन, यानी कि एडिनाइन के सामने हमेशा थाइमीन लगेगा, एडिनाइन के सामने हमेशा थाइमीन लगेगा, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही लगेगा। ठीक है। तीसरा, आपकी जो बेस पेयर्स के बीच में जो गैप है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें उन्होंने हमें बता दी थी। ठीक है। ऐसी कुछ बातें उन्होंने हमें बता दी थी। तो दिस वॉज आवर डीएनए। क्या करूं, डीएनए पूरा पढ़ा दूं, पैकेजिंग भी पढ़ा दूं, ये इतना काफी है, इतना काफी है, या पैकेजिंग भी पढ़ा दूं, बताओ। चलो मैं देख लेता हूँ पहले वीडियो कैसे जा रही है, कितनी लंबी है। तो अब हम लोग अपना पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी आज ही खत्म करेंगे। हाँ, आप लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा होगा ये मैंने क्या कह दिया, देखो चुपचाप की पढ़ाई पे ध्यान दे लो, 35 से कम दिन बचे, मतलब टाइम तो बहुत है, लेकिन चैप्टर भी तो बहुत है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखो अभी तक हमने बात कर ली डीएनए की, डीएनए के स्ट्रक्चर की। ठीक है। कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजें हैं, शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड बेस, वो कैसे कैसे लगता है सब कुछ हम जान चुके हैं। बेस जो होता है, जो बैकबोन होती है, वो बनी होती है आपके मतलब उससे, शुगर और फॉस्फेट से। और जो आपका हेलिक्स होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, बेस पेयर। अब अगर मैं मोटी मोटी बात कहूँ कि डीएनए को पैक करने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो अगर हम डीएनए की पूरी लेंथ पता करेंगे, तो वो आती है हमारे पास 2.2 मीटर। अगर हम डीएनए की लेंथ पता करते हैं, तो वो हमारे पास कितनी आती है, 2.2 मीटर, विच इज अ वेरी वेरी बिग लेंथ। एज यू कैन सी, जो डीएनए है वो हमारे सेल के अंदर होता है ना।
तो जो सेल एक ऐसी चीज है जो आपको माइक्रोस्कोप में देखनी पड़ती है, तो डीएनए उसके अंदर है, तो वो कितना छोटा होगा और उसको कैसे कॉइल अप किया होगा ताकि 2.2 मीटर तक बन जाए। और ये 2.2 मीटर जिनको नहीं पता कैसे मिला है मुझे, तो मैंने 0.34 नैनोमीटर जो उसके बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस था, और 3.3 को डबल करके, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर है तो 6.6 से मल्टीप्लाई करके फिर ये वैल्यू मैं लेकर आया। ठीक है, अब बात होती है कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे होती है। देखो, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोकैरियोट्स में, दूसरा होता है यूकैरियोट्स में। मैं आपके लिए इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, पहला होता है प्रोकैरियोट्स में, हम पढ़ना है मतलब पढ़ने का छोटा सा उसका एक पैरा है एनसीईआरटी में। पैकेजिंग के बारे में ज्यादा नहीं बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा ठीक से बताने की कोशिश करूंगा। देखो, होता क्या है, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई के बारे में बात करनी है। देखो, प्रोकैरियोट्स में थोड़ी झंझट कम होती है, क्योंकि इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज या बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते, जिससे डीएनए को ज्यादा जगह मिल जाती है फॉर मूविंग और फॉर पैकेजिंग। ठीक है, तो इनके में क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, सब में याद रखना हमेशा कि डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रक्चर है। तो इसको बांधने के लिए, इसको पैक करने के लिए कोई ऐसा चाहिए होगा जो इससे उल्टा हो, यानी कि बेसिक हो और पॉजिटिवली चार्ज हो। तो बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज इनके केस में होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के केस में होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को कॉइल अप कर लेते हैं अपने साथ, और न्यूक्लियोइड नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूक्लियोइड नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर आपको लिखना हुआ कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, तो आप लिखोगे द डीएनए नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक डीएनए कॉइल्स अप विद बेसिक एंड बेसिक एंड, क्या है ये, हाँ, बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज नॉन न्यूट्रॉन प्रोटीन एंड मेक अ न्यूक्लियोइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब यूकैरियोट्स में बात कर लेते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में बात कर लेते हैं, पहले देख लो वीडियो हो गया ठीक से, क्योंकि यार स्टोरेज की भी थोड़ी दिक्कत है ना। 10 मिनट के अंदर मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा, वरना 10 मिनट बाद खुद ही ये रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यूकैरियोट्स में आते हैं, तो यूकैरियोट्स में थोड़ा ध्यान से समझना है। यूकैरियोट्स में थोड़ा मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि इनके में ज्यादा स्पेस नहीं होता, इतनी सारी चीजें पहले से ही है। तो होता क्या है, देखो डीएनए नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर का है। इसमें भी आपको बेसिक नेचर चाहिए होगा और पॉजिटिवली चार्ज चाहिए होगा, लेकिन इसमें प्रोटीन कौन से होंगे, हिस्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होंगे, हिस्टोन प्रोटीन। और आपके एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है जो आपको पता भी होनी चाहिए, बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन होंगे तो कौन से होने चाहिए, लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो किसमें रिच होते हैं, रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये क्या करते हैं, ये डीएनए के साथ रैप अप होने लगते हैं। ठीक है, ये डीएनए के साथ रैप अप होने लगते हैं, लेकिन 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 रैप अप होने से पहले हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में हमारे पास 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये समझ लो, वैसे थोड़ा लिखा नहीं है क्या, ठीक है, लेकिन समझ लो। ठीक है, हमारे पास 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अगर हम इसको 2 मिनट के लिए हटा दें, तो ये चार क्या करते हैं, ये चार आपके डबल हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डबल। और इसको इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन का ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में आपके एनसीईआरटी में बात कर रखी है, लेकिन वो कैसे बनता है वो नहीं लिखा, तो मैंने आपको बता दिया। ये हिस्टोन प्रोटीन जो चार होते हैं वो अपना डबल कॉपी बना लेते हैं और हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं। अब इस ऑक्टामर पे आपका जो डीएनए है वो बाइंड अप होने लगता है। ठीक है, डीएनए है वो बाइंड अप होने लगता है इस ऑक्टामर पे, और इस रैप स्ट्रक्चर को, जैसे डीएनए आपका रैप हो जाता है, मैं आपके लिए फोटो यहाँ पे पेश कर दूंगा। ठीक है, आपको अभी फोटो दिख रही होगी, यहाँ यहाँ कहीं तो दिख ही रही होगी। ठीक है, तो इस रैप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस रैप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इस रैप्टर स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। देखो, इसमें क्या कहते थे, न्यूक्लियोइड। इसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो यह बात आप याद रखोगे। ठीक है, अब एक और कुछ जानकारियां दी गई है, जैसे कि वन बेस पेयर में 200 न्यूक्लियोसोम होते हैं। 200 न्यूक्लियोसोम होते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, आप क्या करोगे, आपको पता है ह्यूमन में कितने बेस पेयर है, 3.3 × 10⁹।
आप मुझे न्यूक्लियोसोम नंबर पता करके दोगे, ठीक है, न्यूक्लियोसोम नंबर पता करके दोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके आगे क्या होता है। देखो, जो ऑक्टोपस होते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे लग के होने लगते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये तो रहेगा H1 तो रहेगा। H1 क्या करता है, H1 आपका, आप साइड में देख पा रहे हो कि एक डंडा जैसा बना हुआ है उस ऑक्टोपस के बगल में। H1 वो ही है, वो H1 है। H1 क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर दीज ऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको दाने 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 बीड्स जैसे दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्प्रिंग स्ट्रक्चर। ये क्या बना लेता है, बीड्स ऑन स्प्रिंग स्ट्रक्चर। ये बात आप याद रखोगे, एनसीईआरटी में पढ़ेगी, ध्यान से दे रखिए इस बात को, ठीक है। कटी करनी वीडियो नहीं है, मेरे पास 2 मिनट का, ठीक है। बीट ऑन स्प्रिंग स्ट्रक्चर ये बना लेता है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो, इतने से काम नहीं होता है, इतने से काम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए बहुत बड़ा है और आपके पास जगह कम है। इसकी फर्दर पैकिंग और होती है। अब मैं थोड़ा सा ये मिटाना चाहूंगा, ये वाला ठीक है, तो कहीं और वाला मिटा देता हूँ थोड़ा, ये लाइन पे मिटा देता हूँ। इसके बाद क्या होता है वो यहाँ से देखो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो, अब इसके बाद थोड़े और चीजें इसमें जुड़ने लगते हैं। मतलब ये जैसे गोल 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 बन गया। अब इसको जोड़ने के लिए भी, इसको जोड़ने के लिए भी कुछ प्रोटीन आते हैं, जिनको आपके एनसीईआरटी में नाम दिया गया है एनएसपी। एनएसपी यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो मैंने आपको पहले बताया। इस बार ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे, इस बार ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक आपके हिस्टोन प्रोटीन पहले से ही है। उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक एसिडिक प्रोटीन चाहिए। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपके एसिडिक इन नेचर होंगे। फिर ये नॉन स्टेरॉइड जुड़ते 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 ऐसे एक क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप नाम रखेंगे कि ये क्रोमेटिन बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं, ठीक है। फिर ये क्रोमेटिन क्या बनाते हैं, ये क्रोमेटिन बनाता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। ये क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, और जब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है तो एक क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम कह लो या क्रोमेटिड कह लो, क्रोमेटिड कह लो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्रोमेटिड कह लो, क्योंकि क्रोमेटिड कहने से थोड़ा ज्यादा बात ठीक लगती है, ठीक है। क्रोमेटिड बन जाता है। तो ये बात हो गई कि पैकेजिंग कैसे होती है, ये बात हो गई कि पैकेजिंग कैसे होती है। अब आपके इसमें यूक्रोमेटिक क्रोमेटिन के बारे में 2 चीजें और कही गई हैं, वो सुन लो। वीडियो थोड़ी रुकने वाली है, मैं इसका थोड़ा इंतजाम करता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ स्पेस का, फिर बताता हूँ। देखो यार, मैंने अब आपके लिए मतलब बहुत ही बड़ा काम कर दिया। मैंने व्हाट्सएप भी उड़ा दिया, जिसमें ग्रुप के मैसेज आते थे वही उड़ा दिया। अब देखो, इतना बड़ा मैंने मतलब क्या कहेंगे त्याग किया है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करके मतलब अपना फर्ज निभाओ। इतना क्या बोल, ग्रुप का मैसेज कैसे आएगा, चलो छोड़ो। तो मैं आपको बता रहा था कि 2.2, अच्छा एक और बात कि ये लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमंस है, ठीक है। ह्यूमंस के केस में, क्योंकि हमने बेस जो मतलब बेस पेयर्स है वो ह्यूमंस वाले लिए। ई कोलाई के केस में ये 1.36 mm दी गई है आपकी बुक में, ठीक है। ठीक, ठीक। यूकेरियोट्स में क्या होता है, सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन आपके डीएनए से लगेंगे, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन किस चीज में रिच होंगे, लाइसिन और आर्जिनिन में। 4 हिस्टोन प्रोटीन डबल होके ऑक्टामर बना लेंगे। उस ऑक्टामर पे क्या होगा, आपका डीएनए रैप अप होना स्टार्ट होगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस इमेज में कि जो डीएनए है वो आपका कुछ ऐसा है। अगर मैं आपको इमेज बना भी दूं, कुछ ऐसा सा है, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यहाँ पे है, फिर फिर क्या है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से बनाना चाहूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। फिर ये एक और बार घूम गया, लेकिन इस बार ये यहाँ से ऐसे निकल गया, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे निकल गया, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे अगर अभी तक पेन है तो, ठीक है। ये ऐसे घूम गया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, पहले मुझे बताओ सब दिख रहा है, रुको, ठीक है। ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ऐसे खुल गया। अब होता क्या है, जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, स्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। किस किस चीजों से बना है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये क्या है आपका H1, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
अब हुआ क्या, जो ये साइड से निकल गया है ये भी आपका डीएनए ही है, लेकिन ये क्या होता है बाकी का डीएनए आगे फिर और जुड़ने चला जाता है। जैसे किस चीज को आपको जोड़ना है तो आप क्या करते हो, जैसे किससे समझाऊं यार, क्या एग्जांपल लूं, एक मिनट है एग्जांपल लेकर आता हूँ कुछ। देखो एग्जांपल के लिए मैं एक चीज लेकर आया हूँ, देखो ये है धागा, ठीक है, मान लो ये क्या है आपका डीएनए, ये है आपका डीएनए, और ये ब्रांड नहीं दिखाना ये, ठीक है, ये ब्रांड का देखो, तो मैं किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। अब मान लो ये धागा कितना बड़ा है, देखो इतने से में मैं इस धागे को ऐसे भी कर सकता हूँ, इस धागे को चाहूं तो इस पूरे पे लपेट भी सकता हूँ, ये कितना बड़ा होगा अगर मैं इसको खोल दूं तो ये कितना ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन इसको इस तरह से पैक किया है। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग, ये मान लो ऑक्टामर है, ठीक है, तो इसकी पैकिंग कैसे होगी, सबसे पहले इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, इस पे होगी, मतलब एक ही बार घूमता है, ऐसे अनगिनत ऑक्टामर होते हैं, ठीक है, तो उनपे ऐसे घूम के, अब मान लो ये जब घूम गया तो इतना चीज बची, फिर ये किसी से लगेगा जाके फिर घूमेगा, फिर ये किसी से लगेगा फिर घूमेगा, ये घूमते 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 एक बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, और उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस बीट से लगते हैं और वो फर्दर आगे जाते जाते क्रोमेटिक फाइबर बना लेते हैं ऐसा। ये कॉइल्ड अप है, आपको दिख रहा होगा अगर आप ठीक से देखें तो, ये कॉइल्ड अप है अंदर ही अंदर, ठीक है, तो ऐसे ही आपका डीएनए भी कॉइल्ड अप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद आपका वो क्रोमेटिन क्रोमेटिक फाइबर बनाता है और वही क्रोमेटिन क्रोमेटिड बनाता है, क्रोमेटिड यानी कि क्रोमोसोम का एक वो, एक सिस्टर, मतलब दो पेयर्स होते हैं ना ऐसे में, क्या समझाऊं, मतलब मान लो ये दो ऐसे होते हैं ना, तो एक क्रोमेटिन बना दिया दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, तो ऐसे आपके पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है, ठीक है, ऐसे आपकी पैकेजिंग ऑफ डीएनए होती है। अब क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा बहुत इसमें और कहा गया है, इसको मिटा देते हैं जल्दी से, ठीक है, क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा और सुन लेते हैं, हाँ दिन क्लास में खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो, वैसे भी आप लोग मुझे लगता है बहुत आलस आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, हाँ मैं यार इतनी कोशिश तो करता हूँ, और कैसे पढ़ाऊँ ये समझाओ, रात रात में लगा रहता हूँ, कोई लगा रहता होगा ऐसे। देखो इसमें क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है, देखो क्रोमेटिन दो टाइप के बताए गए हैं इसमें, एक है आपका यूक्रोमेटिन, ठीक है, एक है आपका यूक्रोमेटिन और एक है आपका हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, एक है आपका हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन और, ठीक है, अब ये कैसे हैं, ये लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है, लूजली पैक्ड, तो ये कैसे होंगे, ये टाइटली पैक्ड है, मतलब क्या है, बन रही है वीडियो, मतलब क्या है, देखो भैया एक को तो मैंने बहुत जोर से पकड़ लिया, एक को ढीला छोड़ दिया, अब ये कैसे है, ये आपके स्टेट, ये आपके कैसे है, ये आपके लाइट स्टेट है, दूसरी पैक्ड है लाइट स्टेट है, ठीक है, यानी कि जब आप इसकी स्टेटिंग करोगे तो लाइट कलर मिलेगा, और ये डार्क स्टेट है। अब सोचो कोई चीज अगर बहुत ज्यादा जोर से, बहुत ज्यादा ढीली पैक्ड है तो आप उससे आराम से काम करवा सकते हो, तो ये क्या है आपकी, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और मैंने अभी आपको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बताया था, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा याद रखना, मैं आपको 20 बार मतलब 30 बार जितनी बार आप कहोगे उतनी बार कहूंगा, सेंट्रल डॉगमा याद रखना, ठीक है, डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए कॉपी बनाएगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करेगा यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए, उसके बाद ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन बनेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है यानी कि डीएनए से एमआरएनए बन जाता है इससे। और ये कैसा होता है, अब देखो भैया ये बहुत जोर से पैक नहीं चाहेगा, भैया मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मुझसे कोई काम ना करवाए, तो ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डीएनए पढ़ा, अगर कंक्लूड में सारा कर दूं, हमने डीएनए पढ़ा, ठीक है, डीएनए में हमने क्या, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है वो, ठीक है,
न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है ये सब पता कैसे चला? सबसे पहले आया था हमारे फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869, जिन्होंने आउल सेल से लिया था न्यूक्लियस। उस पे जब स्टडी करी तो उन्होंने क्या नाम रखा उस सब्सटेंस का? न्यूक्लिन। आल्टमैन आए, उन्होंने उस न्यूक्लिन का केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी किया और उन्होंने उसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि तीन चीजें होती हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। एक होता है न्यूक्लियोसाइड जिसमें होता है शुगर और बेस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लगता कैसे है। सबसे पहले 1' पे आपका बेस लगेगा और उस बॉन्ड को कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपका 5th' पे लगेगा फॉस्फोरिक ग्रुप, और नीचे से फिर जो फॉस्फेट का ऊपर वाला होगा, फॉस्फोरिक एसिड का ऊपर वाला होगा OH, वो लगेगा। तो ऐसी चेन बनती जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। सबसे पहले तो वॉटसन और क्रिक ने ही हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन किसकी स्टडी से? इरविन चारगाफ और फ्रांसिस और विल्किंस की स्टडी से, जिन्होंने इरविन चारगाफ ने तो सब कुछ बता दिया था आधे से ज्यादा चीज, ठीक है। उसके बाद हमें सैलिएंट फीचर्स मिले, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे के, एंटी पैरेलल होते हैं 5' to 3' 3' to 5'। उसके बाद प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन लगता है, पिरिमिडीन के सामने प्यूरिन लगेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। प्यूरिन कौन कौन सा है? एडिनाइन ग्वानिन। और पिरिमिडीन कौन सा है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल इन द केस ऑफ आरएनए, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या पढ़ी? अभी अभी पैकेजिंग में डीएनए इन ह्यूमंस कितना लेंथ है? 2.2 मीटर, और ई कोलाई में 1.36 मिलीमीटर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि डीएनए दो प्रकार से होता है। देखो, ई कोलाई में तो आराम से हो जाते हैं क्योंकि उसमें वो प्रोकैरियोट है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो आराम से नॉन हिस्टोन प्रोटीन उनको बांध लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन सबसे पहले अपने जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है वो ऑक्टामर बना लेते हैं, और 5वां उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उस ऑक्टामर से आपका डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो जुड़ता है और फिर फर्दर आगे जाता है। उस फर्दर आगे जाने के बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, ये याद रखना। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ने के बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे? एसिडिक होंगे। उसके बाद क्या होता है? यूक्रोमेट आपका क्या बनता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बाद आपका, भूल गया यार मैं भी, इतना सब कुछ एक साथ कह दो ना तो कुछ याद नहीं। हाँ, नॉन स्टेरॉइड प्रोटीन के बाद आपका क्या बन जाता है? क्रोमेटिन बन जाता है, सही बोल रहा हूँ मैं, क्रोमेटिन बन जाता है। फिर क्रोमेटिन फाइबर बनाता है और वो क्रोमोसोम बना लेता है। अच्छा, इसमें मैंने न्यूक्लियोसोम की बात कर दिया। होमवर्क आपका ये है कि आपको ह्यूमंस में न्यूक्लियोसोम का नंबर बताना है। एक बेस पेयर में 200 न्यूक्लियोसोम, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, एक बेस पेयर में 200 न्यूक्लियोस है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो आपको बताना है कि ह्यूमंस के केस में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं। बेस पेयर आपको पता है, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, वो आपके ऊपर है, मैथमेटिक्स आप देखो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर 5 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका एक पार्ट खत्म हुआ है, द डीएनए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो, डीएनए हमें पता चल गया क्या है, लेकिन लोगों को कैसे पता चला कि यही जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि एक जीन से दूसरी, एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यही है, वो कैसे पता चला, वो हम उसमें जानेंगे। तो आपको इस चैप्टर से बने रहना है क्योंकि बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जरा सा भी आपने मिस किया कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सेंट्रल डॉगमा हमेशा याद रखना, एक बार फिर बता देता हूँ। डीएनए रेप्लिकेट होगा, अपनी कॉपी बनाएगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। सेंट्रल डॉगमा याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों से मतलब जाने की अनुमति चाहता हूँ, और अनुमति नहीं भी दोगे तो क्या कर लूंगा, जाऊंगा तो मैं जरूर, नींद बहुत आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अब आपको आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिल ही रहा होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। और हम कोशिश करेंगे कि इस साइकिल को बनाए रखें, मैं, आदित्य सर और एक और मेंबर जो हमारे नए हैं, नमन सर, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर नेक्स्ट जर्नी। सो राधे राधे। इस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी क्या, राधे राधे।